ओम साई 18 जून 1912 अमरावती। प्रातः मैं जल्दी उठा, प्रार्थना की और मुत्सुई भूषण कुइसा के मुकदमे के प्राधिकारियों को नोट किया। मैंने श्रीमान परांजपे के मुकदमे की गवाही के कागजात भी देखे। सुबह का नाश्ता जल्दी करके मैं अपने पुत्र, बाबा और भाऊ दुर्रानी के साथ न्यायालय गया। श्रीमान प्राइस के सम्मुख वाला मुकदमा स्थगित कर दिया है। मैं श्रीमान परांजपे के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। दूसरे पक्ष के पास सिर्फ 2 गवाह थे और उसमें से एक की ही गवाही हुई और मुकदमा स्थगित हो गया। उसके बाद मैं बार रूम में गया, कांगा को खोजा परंतु वह नहीं मिला और छोटे न्यायालय में चला गया। वहाँ मुझे लगभग 2 घंटे से ज़्यादा प्रतीक्षा करनी पड़ी। श्रीमान कांगा शाम 3 बजे के बाद आए। फिर मुकदमे पर बहस हुई और उन्हें हमारा एक मुद्दा मानना पड़ा। मुकदमा स्थगित हो गया और मैं घर लौटा। असनारे वहाँ थे पर वह दूसरी तरफ से हाजिर हुए थे। शाम को वी के काले, असनारे, शामराव देशपांडे, करंदीकर और अन्य लोग आए और हम बैठकर बातें करने लगे। मैं यह बताना भूल गया कि मेरा तीसरा पुत्र बलवंत आज सुबह सातारा से वापस आ गया। वह कुछ दिन पूना में रुका और रास्ते में तिलक परिवार से मिला। वह पूना में श्रीमान भुसारी के साथ रुका था। मैंने शिरडी के माधवराव देशपांडे को कारखाने के साथ हुई बातचीत का पूरा ब्यौरा पत्र में लिखा। 27 जुलाई 1912 नागपुर। मैं प्रातः उठा और बगीचे में घूमते हुए अपनी प्रार्थना की। वहाँ रुक रुक कर बारिश हो रही थी और मुझे या तो एक वृक्ष के नीचे या बरामदे में शरण लेनी पड़ती थी। जब मैं नहा रहा था तब श्री नीलकंठ राव, उद्धव जी, श्रीमान पंडित तथा उनके गोद लिए पुत्र के साथ आए और हमने बैठकर बात की। वह मेरी शिरडी यात्रा और वहाँ ठहरने के ब्यौरे को बारे में जानने को अति उत्सुक है और बातचीत स्वाभाविक रूप से साई महाराज के बारे में हुई। उन्होंने मुझे गोपाल राव बूटी और दोरले को कल दोपहर के भोजन के लिए आमंत्रित किया। हमने इस शर्त पर आमंत्रण स्वीकार कर लिया कि वह सुबह के नाश्ते के लिए हमारे साथ रुके और उन्होंने वैसा किया भी। भोजन देर से हुआ और उसके बाद मैं लेट गया। तभी उठा जब भगीरथ प्रसाद, बल्लाल और नारायण राव आलेकर के आने पर मुझे उठाया गया। हमने बैठकर बात की। श्रीमान नीलकंठ राव आलेकर के साथ चले गए। बाद में मैं दोरले और भैरूलाल जो आज आए थे उनके साथ डा मुंजे के घर गया। हम बहुत से दोस्तों के साथ बैठकर बात करते रहे और फिर राम मंदिर के कीर्तन में गए। वह किसी गूले ने किया परंतु प्रस्तुति बुरी थी। हम डा मुंजे के घर में सोए। 4 जुलाई 1913 अमरावती। प्रातः में रोजाना की तरह उठा, प्रार्थना की और कुछ पत्र लिखे। गोडबोले आए। भोजन के बाद मैं गोडबोले के साथ न्यायालय गया और श्रीमान मोरिस के सम्मुख प्रस्तुत हुआ। वहाँ मेरी केवल एक याचिका थी और वह जल्द ही खत्म हो गई क्योंकि वह शुद्धतः गवाही पर निर्भर थी। देशपांडे दूसरी ओर से उपस्थित हुए। उसके पश्चात मैंने कुछ कागजों पर हस्ताक्षर किए और घर वापस आया तथा पढ़ने लगा। हैदराबाद के शीरालाल मोतीलाल के गुरुष्ठा मुझसे मिलने आए और वार्तालाप किया। जब वह बैठे ही थे कि असनारे आए और मुझे राजा अविकशेत की कहानी पढ़कर सुनाई। वह एलिचपुर में होने वाले गणपति उत्सव में उसका नाट्य रूपांतरण प्रस्तुत करना चाहते हैं। वह एक बहुत सुंदर कहानी है और बहुत रोचक रहेगी। हम बैठकर उसके बारे में बात करने लगे। दुर्रानी आए पर शीघ्र ही चले गए। बेरार शिक्षा समिति की प्रबंध समिति ने नियम में संशोधन किया
उन्हें सामान्य सभा के समक्ष प्रस्तुत और उसके द्वारा पास कर दिया जाना चाहिए। मैं शाम की हवा खाने मिर्ज़ा याद अली बेग के साथ गया। बाद में मैं अप्पा साहेब वटावे आए और हमने बैठकर बात की। आज शुक्रवार होने के कारण कोई कक्षा नहीं थी। त्रिंबकराव, जो जब मैं शिरडी में था वहाँ साईं महाराज की सेवा किया करते थे, वह दोपहर को आए। उन्होंने कहा कि वह जगन्नाथ जा रहे हैं। उन्होंने अपना पहनावा पूरी तरह से बदल दिया है। अब वह वैसी लंबी कमीज पहनते हैं जैसी साईं महाराज पहनते हैं और उसे पहने हुए ही भोजन करते हैं। 14 जुलाई 1914, नागपुर, अमरावती। मैं प्रातः 7 बजे नागपुर पहुंचा। वर्धा से जो गाड़ी जुड़ी उसमें मैं एलसी भूपत से मिला। वह, मैं और दोरले बूटी की गाड़ी में गए। वह बूटी के महल के पास उतर गए और मैं और दोरले वाड़े में चले गए। मैं बैठकर आज की दूसरी याचिका को देखने लगा। मुवक्किल आए और उन्होंने पैसा अदा किया। भोजन के बाद मैं और दोरले न्यायालय गए और शीघ्र ही हमारे मुकदमे की सुनवाई हुई। जनाब बीके भोसे हमारी ओर से प्रस्तुत हुए। ढिल्लो, जोशी और अभयंकर दूसरी ओर से प्रस्तुत हुए। जनाब भोसे ने न्यायालय को बड़ी सक्षमता से संबोधित किया। श्री ढिल्लो ने जवाब दिया और जोशी ने उसमें कुछ जोड़ा। उन्होंने कहा था कि वह कुछ शब्द कहेंगे, पर वह एक भाषण जितना लंबा हो गया। इसने बहुत समय ले लिया और जब तक उन्होंने समाप्त किया तब तक शाम के 5 बज गए। हम बूटी के वाड़े तक गए। एलसी बापत पुनः राजाराम पुस्तकालय के पास कहीं चले गए। श्रीमान अभयंकर मुझसे मिलने आए और हम देर तक बातें करते रहे। फिर बारिश भी होने लगी। बाद में डा मोंजा आए और चुनाव के विषय में बात करते रहे। सावत राम प्रताप के कर्मक हमें मिलने के लिए आए और बैठकर बातें करते रहे। गणपतराव नारके यहाँ है और सभी बच्चे भी। गोपाल राव बूटी शिरडी में है। मैं शिरडी के साईं महाराज के बारे में देर तक गणपतराव नारके के साथ बात करता रहा। वे एक महान संत है और रात 9 बजे में और दोरले रेलवे स्टेशन पर पहुँचे और 9:50 की गाड़ी ले ली। हम यहाँ दिन निकलते ही पहुँच गए। बडेरा में मैं बदौरकर, कानगा और अन्य लोगों से मिला। 29 दिसंबर 1915, शिरडी। मैं प्रातः लगभग 3:30 बजे मनमाड़ में जागा और कोपरगांव जाने वाली गाड़ी में बैठा। मैंने गाड़ी में ही प्रार्थना की और दिन चढ़ने से पहले ही कोपरगांव पहुंचा और वहां डा देशपांडे से मिला, जो कि कोपरगांव के औषधालय में प्रभारी है। मैं उन्हें पहले से नहीं जानता था। मैंने उन्हें और उनके पुत्र को औषधालय तक अपनी सवारी में जगह दी और उन्होंने मुझे गर्म चाय की प्याली और कुछ खाने को दिया। वहाँ गहरा कोहरा था और मुझे उसमें गाड़ी चलाकर कोपरगांव से पहुँचने में सुबह के 9 बज गए। मेरी पत्नी और बच्चे वहाँ थे। मैं माधवराव देशपांडे के साथ मस्जिद में गया और साईं महाराज को प्रणाम किया। उनका स्वास्थ्य बहुत खराब था। उन्हें खांसी से बहुत तकलीफ हो रही थी। मैंने पूजा के समय छत्र पकड़ा। यहाँ दिन बड़ी सरलता से कट जाता है। GM बूटी उर्फ बापू साहेब अपने स्वामी गुरुष्टा के साथ यहाँ हैं। काका साहेब दीक्षित, बापू साहेब जोग, बाला साहेब भाटे और सभी पुराने मित्र यहाँ हैं और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ।